गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हमारा 10th चैप्टर हिस्ट्री का कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। हमने प्रीवियस रीडिंग में देखा कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। इस देश को एक ढंग से चलाना, इसको विकसित करना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, तो ये सारी समस्याएं थी। और इनको किस तरह से सुलझाया गया वो हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि देश में कानून व्यवस्था, सब में समानता लाने के लिए, जाति पाति को ख़त्म करने के लिए, जो निम्न वर्ग था, जिनका शोषण ज़्यादा हुआ था, उनको ऊपर उठाने के लिए क्या क्या किया गया। संविधान बनाया गया मुख्य रूप से, और संविधान की विशेषताएं भी हमने पढ़ी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राज्यों के गठन कैसे किए गए। जो राज्य थे, स्टेट्स थे, हरियाणा, पंजाब और भी बहुत सारी स्टेट हैं। ठीक है, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये तो इनका ये कैसे बनाए गए, किस बेस पे बनाए गए वो देखते हैं। एक वर्ड आएगा भाषाई। भाषाई का मतलब होता है भाषा से संबंधित। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। इसका कहने का मतलब था, देखो 1920 में जो कांग्रेस थी, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, तो उन्होंने पूरे देशवासियों को कहा था कि देखो, जिस जगह पे एक ही भाषा के बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे ना, तो उनको एक अलग राज्य में के रूप में हम दर्जा दे देंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। आगे, आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि देखो और भी बहुत सारी समस्याएं थी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और कामों पे ध्यान लगा दिया, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था, इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे झेल सकता है। मतलब क्या हुआ, कांग्रेस ने क्यों ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देखा, एक कारण ये भी था ना, कि क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, दो भागों में बट गया, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से 10 लाख लोग मारे गए, और अब तो भाषा के हिसाब से हमारे देश को राज्यों में बांटना है, तो क्या पता कितना दंगा फसाद हो जाए। तो ये डर था उनके मन में, उस समय की सरकार के मन में, कि अगर हम देश को राज्यों का गठन कर दे भाषा के आधार पे, कहीं इनके बीच में झगड़े ना हो जाएं, कहीं आपस में लड़ाइयाँ ना छिड़ जाएं। ये डर बहुत ही भयंकर था। आगे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। मतलब दोनों विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें ये नहीं करेंगे। ठीक है, भाषा के आधार पर गठन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको पता था कि कहीं ये दिक्कत ना हो जाए। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है। उपद्रवकारी क्या होता है बेटा, जो लड़ाई झगड़े करने वाली प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कहते हैं कि वो लोग सिर उठा रहे हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा पनप रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने क्या कहा था, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए, मतलब एक देश के रूप में। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए, और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज, मतलब जो एक देश की एकता को भंग करे, उस चीज को तुम नकारते जाओ, दूर करते जाओ उसको। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है। इस कमेटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सकता। मतलब ये जो है, ये समर्थन नहीं दे रहे थे भाषाई राज्यों के गठन के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। बहुत सारे लोग भाई गुस्सा हो गए, उनका सब्र का बांध टूट गया कि इन्होंने तो हमारे भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए। तो उनसे दिक्कतें शुरू हो गई। वो कैसे, देखो, कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया गया। मद्रास जो है बेटा, आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, वहाँ के जो तेलुगु भाषी जिले थे, उनमें दिखाया गया सबसे ज़्यादा असंतोष। वो ज़्यादा बेसब्र हो चुके थे। 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए, तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें अंदर चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी
पोट्टी ये पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये एक व्यक्ति थे। उसी साल मतलब 1952 के अक्टूबर में ये गांधीवादी थे, गांधी की तरह थे, मतलब गांधी की विचारधारा से प्रेरित थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, अनशन पे बैठ गए। और अनशन पे बैठे बैठे मतलब इतने लंबे दिनों तक, कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो आगे, जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसे कि एक अखबार में लिखा था, श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिर यह मांग माननी पड़ी। मतलब इतना ज़्यादा विरोध। सिंपल सी बात है, जैसे आजकल किसान धरना धर रहे हैं, अभी तो शांत बैठे हैं भाई। अगर कोई ज़्यादा बड़ी मिस हैपनिंग इनमें से किसी के साथ हो जाती है तो हो सकता है ये भी गुस्सा हो जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन वहाँ थी। ठीक है, वो आराम से थे, लेकिन वो व्यक्ति मारा गया जिसने ये अनशन शुरू किया था, तो वो सारे लोग भड़क गए। भड़कने की वजह से काफ़ी नुकसान करने लगे। तब सरकार ने घुटने टेक दिए और कहा कि चलो भाई ठीक है, हम तुम्हारी मांग मान लेते हैं और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करते हैं। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। अंडरलाइन कर लें, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। सीधा इसे ये ध्यान रखना है, आंध्र का गठन हुआ बस। आगे, आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदायों ने भी अपने अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। जब देखा दूसरे राज्यों के लोगों ने कि भाई इन्होंने तो अपनी मांग मनवा ली, तो क्यों ना हम भी अपने राज्य बनवाएं। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। मतलब फिर क्या किया गया, फिर सरकार ने देखा कि भाई हर जगह डिमांड उठेगी, इसलिए एक कमेटी बना देते हैं, एक आयोग बना देते हैं, जो क्या करेगा, राज्यों का पुनर्गठन करेगा। उसको क्या कर दिया, उसको एक काम दे दिया कि तुम पूरे देश में घूमो और पूरे देश में चेकिंग करो, ये देखो कि कहाँ कहाँ तुम्हें लग रहा है कि भाषा के आधार पर देश को बांटना है और कितनी हद तक बांटना है। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट तैयार करके जल्दी से जल्दी हमें दो। तो इसका गठन कर दिया। उस आयोग ने क्या किया फिर, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्यों से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। क्योंकि अगर तुम असम, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बना रहे हो, तो इनकी डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है, जिला है, उसकी सीमाएं भी तुम्हें कम करनी पड़ेंगी या कुछ फैलानी भी पड़ सकती हैं। उसमें मतलब फेरबदल करनी पड़ेंगे, दोबारा से इनको तय करना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक है, क्योंकि हो सकता है अगला डिस्ट्रिक्ट अगले स्टेट में आ जाए। इसलिए उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों का बहुतायत थी। अब देखो ये राज्य रहे। ये भाषाई राज्यों का गठन दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, और फिर ये ऐसे बन गया बाद में। 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य है। ये 1 नवंबर 1956 से पहले के राज्य हैं, और ये 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय राज्य और प्रांत। जो ये ऑरेंज कलर, थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर दिखा रखा बेटा, ये रियासतें हैं जहाँ छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, जहाँ कुछ राजा रहते थे। और जो ये इसको हम थोड़ा सा स्किन कलर वो बोलते हैं भैया, और क्या मतलब सॉइल जैसा, मिट्टी जैसा कलर जो है, लाइट ऑरेंज भी बोल सकते हैं सॉरी वैसे इसको। तो ये जो है ये स्टेट है। बाद में देखो फिर 1956 से पहले भारतीय राज्य कैसे थे, कुछ ऐसे ऐसे बन गए। ठीक है, और फिर जब इनका अच्छे से गठन हो गया
1975 में भारतीय राज्य है, तो ये देखिए। और आज का तुम मैप देखोगे तो आज तो तुम्हें और भी ज़्यादा ज़्यादा चेंज देखने को मिलेंगे। तो ये 3 मैप है बेटा, इन तीनों को देखो अच्छे से और समझो कि क्या क्या फ़र्क है इनमें, ठीक है। देखो, इसमें तो ये रियासतें होगी और ये 1956 से पहले का राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक बात दी गई है, भूतपूर्व रियासतें। ये भूतपूर्व मतलब जो पहले की रियासतें थी, ठीक है। अब भूतपूर्व में एक देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 और 48 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 की कला अवधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है। तो यहाँ पर ये भूतपूर्व रियासतें हैं, यहाँ पर ये रियासतें हैं। 1947 से पहले तो ये सही में रियासत थी, फिर ये भूतपूर्व रियासत बन गई। उसके बाद तो भाई फिर सारा सिस्टम खत्म कर दिया, भूतपूर्व कोई नहीं है, सब भारत के हिस्से हैं और राज्य हैं, ठीक है। इसके रूप में देख सकते हो, ये एक नया मैप बन के आया। अब अपना इसकी स्टेट काउंट करना बेटा, इसमें कितनी स्टेट है, ठीक है। कौन से सन का है ये, 1975 में, ठीक है। तो आपको बहुत सारा फर्क देखने को मिलेगा आगे। तो ये था भाषा के आधार पे देश में राज्यों का गठन। आगे अगला जो टॉपिक है, आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा विकास की योजनाएं। विकास की योजनाओं का मतलब क्या है कि अब देखो, देश को राज्यों के रूप में भी सेटअप बन कर दिया और जो कानून व्यवस्था थी, समानता लानी थी, कई ऐसे तो मसले थे, कानूनी मसले थे, मतलब उनको भी संविधान के थ्रू ठीक कर दिया। अब था देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करना, यहाँ के लोगों को विकसित करना, यहाँ व्यापार को विकसित करना, आर्थिक अर्थव्यवस्था को, मतलब पैसे का जो सिस्टम था ना उसको बढ़ाना, जिसको हम आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। एक बार ये डैम देखिए, ये महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ ना तो बहुत सारे पुल और बांध बनाए गए, डैम बनाए गए। राज्य का यहाँ पे एक बात है, राज्य क्या होता है, सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। राज्य का मतलब होता है सरकार से संबंधित, जो सरकार से जुड़ी हुई चीज होती है, ठीक है। आगे एक और दिया हुआ है, गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। ये गांधी सागर जो बांध है उस पे काम चलने लग रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से यह पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ, ठीक है। तो 2 डैम वगैरह बनते थे बेटा, कोई आसान काम नहीं होता था, कई साल लग जाते थे। तो ये बनाते हुए दिखा रखा है। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं, क्या क्या किया देश में। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का बड़ा लक्ष्य था। मतलब भारत के सामने भारतीयों को गरीबी से दूर करना, दूसरा नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए उद्योग, मतलब कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियां ये बनाना बहुत बड़ा, मतलब ये एक उनका मुख्य लक्ष्य था। अब 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। आज इस योजना आयोग को बेटा नीति आयोग कहते हैं। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो इन्होंने उसका नाम चेंज करके योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया था। और इसका जो मेन हेड होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय में सोचो कौन होंगे, उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या किया, अब सरकार ने देखा कि भाई देश में अलग अलग कानून बनाने हैं, अलग अलग देश को विकसित करने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिए जो भी कानून नियम वगैरह बनाने और लागू करने हैं ना, उसके लिए हम एक कमेटी बना देते हैं। तो उसके लिए क्या बना दिया गया, योजना आयोग बना दिया गया, ठीक है। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। मतलब यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। इसका मतलब समझो बेटा, राज्य का मतलब सरकार, ठीक है। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अब देख सकते हो आप हमारे भारत में प्राइवेट
सेक्टर में भी बहुत सारे कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत सारे चलाए जाते हैं। दोनों मिलके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ कहना चाहता है, ठीक है। आगे, किसी एक क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अब योजना आयोग इसीलिए तो बनाया गया था ताकि दोनों की कौन सी चीजें तो सरकार चलाएगी, किस तरह के कारखाने, किस तरह की चीजें गवर्नमेंट संभालेगी, और किस तरह के कारखाने और चीजें जो है प्राइवेट लोग संभालेंगे, ठीक है। और उनके बीच में किस तरह का संतुलन, बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, ये सारा 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। अब ये पंचवर्षीय योजना क्या थी बेटा, 5 सालों का टारगेट लिया जाता था, उसमें अलग अलग टॉपिक लिए जाते थे। जैसे देश, अब ये इनमें क्या था, इसमें योजना में क्या किया गया, उद्योगों और बांधों को ध्यान में रख के इनको विकसित किया गया। 5 साल का टारगेट रख लेते थे, उसमें कुछ कुछ मतलब टॉपिक होते थे कि अब इन 5 सालों में हम इन टॉपिक्स को, इन समस्याओं को दूर करेंगे और इनमें इन समस्याओं को खत्म कर देंगे और इसमें विकास हासिल करेंगे, ये होता था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजना, इस्पात आप समझते होंगे, जियो पढ़ कर आए हैं, ठीक है, उसमें उद्योग वाला चैप्टर भी हमने पढ़ा था, और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। इस पे कंट्रोल ज्यादातर किसका रहा, सरकार का रहा। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे, मतलब कुछ विरोध करने वाले भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा। मतलब क्या हुआ, जब ये योजना होगी तो जो विरोधी थे वो कहने लगे सरकार तो बस कारखानों को और बांधों को बढ़ावा दे रही है, खेती के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन खेती के ऊपर भी ध्यान दिया गया, वो आगे दिया गया। आगे, पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार। अब नेहरू जी क्या कहते थे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, ये आप खुद पढ़ेंगे। अब पंचवर्षीय योजनाएं जो थी ये नेहरू जी की ही देन थी। इन्होंने ये कॉपी कहा, ये कॉपी किया था, ये किया था विदेश से, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। मतलब देखो, हर तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कहने लगे कि भाई उद्योगों को बढ़ावा दे रहे, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, कोई कह रहा था कृषि पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरह से अलग अलग वो थी। कुछ अन्यों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। तो ये उनकी विचारधारा थी। यहाँ पर ये देखिए एक पिक्चर दी गई है, इसमें क्या है, ये भिलाई इस्पात संयंत्र है। भिलाई, जो हमने उसमें जियोग्राफी में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं तो उनके अंदर से, ठीक है। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में हुई थी और उस समय में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। सोवियत संघ देखो, जब आप मैप देखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको USSR, ठीक है, और यहाँ पर सोवियत संघ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये मैप यहाँ पर सोवियत संघ क्यों है, क्योंकि ये 1947 के आसपास का मैप है, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया था बेटा। आगे, एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र, सुना होगा नाम आपने बेटा, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, अभी अपने शैशव काल में थी। शैशव काल मतलब तभी तभी इसका गठन हुआ था, एक तरह से हम ये कह सकते हैं वो अपने बचपने में थी। 1950 से 60, 50 और 60 के दशकों में शीत युद्ध
का उदय हुआ। शीत युद्ध क्या था देखिए आगे, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई, उनके बीच में कंपटीशन चला कि मैं तुझसे ज़्यादा काम करूंगा, मैं तुझसे ज़्यादा चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब उसको शीत युद्ध कहते हैं। एक तो सीधा युद्ध हो जाता है, ठीक है, वो तो उसमें तो फिर लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, लेकिन इसमें क्या था, इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाना, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करके दिखाना। तो ये जो युद्ध चला था ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। सोवियत संघ जो है बेटा, रूस जो है उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रशिया जिस जो रूस है हमारा देश, तो रूस और अमेरिका इनके बीच में ये चल रहा था। आगे वैचारिक टकराव गहरे होते गए, फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। मतलब क्या किया कि जो भाई अमेरिका की तरफ है वो मेरी तरफ आ जाओ, जो रूस की तरफ है वो रूस की तरफ हो जाओ, तो उनको मिला के अपने सैनिक गठबंधन बना ले। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। मतलब भारत जब आज़ाद हो गया तो इसकी विदेश नीति क्या रहेगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, उन्होंने नीति अपनाई गुट निरपेक्ष। मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों। परंतु गठबंधन से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। मतलब क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने, इन उन देशों को अपने साथ मिला लिए जो इन दोनों के साथ नहीं थे, और दूसरे देशों को भी कहा कि तुम इन दोनों से दूर रहो, अमेरिका और इनके जो सैनिक गठबंधन है ना उससे दूर रहो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि तुम बिल्कुल अलग थलग हो जाओ, इनसे बातचीत मत करो, नहीं, तुम मित्र बन के रहो, न कि एक दूसरे के साथ शत्रुता बना लो। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। मतलब उन दोनों की समझौते करवाने में हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा था। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुट निरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। देखो हमारे देश या जो गुट निरपेक्ष देश थे ना वो खुद तो कोशिश कर रहे थे कि दूसरे देशों में युद्ध ना हो, लेकिन इन देशों में कई अलग अलग कारणों की वजह से युद्ध भी हुआ। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक। इसमें एक ये चित्र नंबर 10 दिया गया है, ये पढ़िए। ये क्या है, बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन का मतलब क्या, जो ताजे ताजे आज़ाद हुए थे, नए नए आज़ाद देश थे, देशों की के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, कि देश में 60 साल के बाद क्या हुआ, ये हम कल पढ़ेंगे। और ये एक ही टॉपिक है बेटा, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।